Hello, hi everyone. Welcome to the channel Janvi's Learning. How are you? I hope you all are doing great. और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके प्रिंसिपल हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम कैसे बनाना है, मतलब मैंने बिल्कुल रॉ तरीके से आपको बताया है कि कैसे आप अपने एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। जो भी हम प्रिंसिपल्स लिखेंगे उसके हमने डायग्राम बनाए, उसके बाद हम उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये टॉपिक समझना है तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए। तो देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, तो हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। सो जो प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, वो बिगिन होती है, स्टार्ट होती है प्रीनटल स्टेज से ही, है ना। कंसेप्शन पीरियड कह लो या प्रीनटल स्टेज कह लो। तो जब जो चाइल्ड होता है वो अपनी मदर के वूम्ब में होता है, उस समय ही जो है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है उसकी बॉडी का। तो जो दोनों ही प्रोसेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट गोज टुगेदर, तो वो साथ साथ चलती हैं टिल द चाइल्ड इज बॉर्न, जब तक कि चाइल्ड पैदा ना हो जाए, और उसके बाद जब तक वो अटेन ना कर ले एडल्टहुड। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये चीज़, मैंने पिछली वीडियोस में भी अपना बताया है कि जो ग्रोथ होता है वो एक सर्टेन एज तक चलती है, यानी कि जब बच्चा एडल्टहुड में आ जाता है तो उसकी ग्रोथ यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो थोड़ा सा रुक जाता है। ऐसे नहीं आपकी हाइट, आपके हाथों पैरों का साइज बढ़ता ही रहेगा, नहीं, वो एक प्रोपोर्शन में बढ़ेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। सो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है जब चाइल्ड एडल्टहुड में आ जाता है या एडोलेसेंस एज में आ जाता है उसके बाद। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस लाइफ लॉन्ग है। तो ग्रोथ स्टॉप्स इन द एडल्टहुड बट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट गोज ऑन नॉन स्टॉप। तो जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, टिल द डेथ चलती रहती है। सो एक टर्म आपने पढ़ी होगी, ठीक है, कि जो डेवलपमेंट है वो वूम्ब टू टूम्ब है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जब बच्चा माँ के गर्भ में है वहाँ से स्टार्ट हो रही है और डेवलपमेंट की प्रोसेस, और ये पूरे लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। अच्छा, तो जो हमारा मेन टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल बताने, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट का थोड़ा सा आप इंट्रो दे दो, तो आप इंट्रो में ये इस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके अलावा आप एक एक डेफिनेशन भी जो है इसकी ग्रोथ की और डेवलपमेंट की ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन कहाँ से करोगे। देखो मैंने ऑलरेडी ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे ना एक ऑल एंड ऑल पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, इन दोनों टर्म्स का मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, बट उसके अलावा मैं आपको प्रेफर करूंगी कि डायरेक्टली प्रिंसिपल ना बताते हुए, डायरेक्टली डायग्राम ना बनाते हुए, पहले आप ग्रोथ और डेवलपमेंट का इस तरीके से थोड़ा एक आध डेफिनेशन ले लो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लो। अच्छा, रोड मेमोराइजेशन पे बिल्कुल भी फोकस मत करना, आपको मैं ये सिर्फ लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा बता रही हूँ। ये जो मैंने लिखा है ये सब मैंने रेफरेंस बुक से ही लिया है। ठीक है, तो लेकिन आप इसको ना अंडरस्टैंड करो, डू नॉट थिंक कि भाई हमने एक एक लाइन का रट्टा मारना है, क्योंकि देखो इतने सारे टॉपिक है। अब हम लोग जैसे, अब आप लोग बीएड कर रहे हो, राइट, तो अब हम उस एज में तो रह नहीं है कि हम रट्टे मारेंगे, है ना, वो उस बात से आप भी अवेयर हो। तो जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक और फिर उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए, उसको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, बट हाँ टॉपिक को समझ ज़रूर लो, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है या समझ में आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं एक बार जो प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ऐसे आप भी डायग्राम बना सकते हो। तो इसमें मैंने सारे देखो प्रिंसिपल्स के नाम लिख रखे हैं। अभी हम इन्हीं को एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है। बट द पॉइंट इज कि जब आप एग्जाम में उसको प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको डायग्राम पहले बनाना है और फिर इसी डायग्राम में बनाए हुए एक एक ब्लैक पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये तो है तरीका लिखने का। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है उसका ऐसे आपने बना दिया। तो मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा देती हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पे हमने ये भी लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, तो ऐसे कुछ। तो देखो ये प्रिंसिपल के ना कुछ 14 से 15 पॉइंट है, तो जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले डायग्राम बना देना है, और ये आपकी बुक में भी वैसे ब्लैक पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो आप इस तरीके से बना दीजिएगा। ये देखो जैसे हमने यहाँ तक बता दिया प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, प्रिंसिपल रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल में क्या रेट रहता है, क्या इसका पेस रहता है, तो वो चीज़ें अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। Now what is this principle is all about? Principle of continuity is more related to development.
क्योंकि ये डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रिंसिपल है, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है ये एप्लीकेबल है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अगर हम बात करें तो। जैसे कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है आपको पता है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, नॉन स्टॉप चलती रहती है, कॉन्टीन्यूस चलती है। तो ये जो प्रोसेस है कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट होती है और थ्रू आउट द लाइफ चलती है। तो इस प्रिंसिपल में आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। देखो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहेगा कि कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली चलती है। एंड अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट की प्रोसेस भी यहाँ पे आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है घुमा फिरा के कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो नॉन स्टॉप चलती है, यानी कि जब बच्चा कंसेप्शन पीरियड में है, अपनी मदर के गर्भ में है, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है और ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का भी फिजिकल हो चाहे मेंटल क्वालिटीज़ हो बच्चे की, ऐसा नहीं है कि आज रात को बच्चा सोया और कल सुबह उठा और वो मेंटली प्रॉपर मैच्योर आपको दिख रहा है, सारा इमोशनल उसमें कंट्रोल आ गया है, पहले वो छोटी छोटी बातों पे रोता था अब एकदम से समझदार हो गया। तो ये सडनली नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं ये चेंज होते, ये चेंज ग्रेजुअल होते हैं, राइट। तो ये चेंज ऑल ऑफ अ सडन नहीं होते। अगर मान लो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, ठीक है, वो भी तो डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, कि बच्चे को लैंग्वेज आ रही है, बोलना आ रहा है, पहले वो अपनी बात को धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअली आता है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है या जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है किसी भी चाइल्ड के अंदर वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होती है, यानी कि लगातार चलता रहता है। आप नई नई चीज़ें लाइफ में सीखते रहोगे और अपना माइंड के लेवल पे हो चाहे मतलब इमोशनल हो चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, ये होता रहता है, ये चलता रहता है, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सो दिस इज वाई ये जो है इसका प्रिंसिपल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है? देखो पहले तो इस टर्म का मतलब समझो अकेले ये क्या बोल रही है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब जगह सेम पैटर्न है। अब किस चीज़ का सेम पैटर्न है मैम? तो देखो यूनिफॉर्मिटी देखी गई है अगर आप बात करो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की, बिसाइड देयर इज टू मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो पहले आप मेरी बात सुनना तब आपको ये क्लियर होगा। जैसे कि दो चाइल्ड है, ठीक है, दो चाइल्ड है तो ऑब्वियसली वो दोनों सेम नहीं होंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं कहती हूँ चलो दोनों की एज सेम है, ये भी 5 साल का है और ये भी 5 साल का है, लेकिन फिर भी बिसाइड ऑफ उनकी एज सेम है लेकिन फिर भी उनमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, है ना। हर एक बच्चा जो है सेम एज का सेम नहीं होता है, चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो चाहे वो दिखने में हो, किसी की हाइट बड़ी होगी किसी की छोटी होगी, या माइंड के लेवल पे भी हमें लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैच्योर है और ये अभी उतना मैच्योर नहीं है दूसरा बच्चा, हालांकि दोनों सेम एज के हैं। या फिर किसी का इमोशनल जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे से हुआ होता है तो वो अपने एक वह है जो अपने इमोशन पे कंट्रोल करना जानता है, दूसरा जो है ज़्यादा इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता, तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत हंसी आती है, समझ रहे हो। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो लोगों में होते हैं, ऐसे ही जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ठीक है, वो भी सभी में बिल्कुल सेम स्पीड से नहीं होती है, वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी जो पैटर्न है ना, जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वो सेम है। अब कैसे मैम ज़रा एग्जांपल दो। देखो अगर आप देखो कि कोई भी कंट्री का चाइल्ड हो, इंडिया का हो फॉरेन कंट्री किसी का भी हो, जो भी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो हेड टू टो होगा, यानी कि एक डिफाइनाइट सीक्वेंस में होगा, एक डिफाइंड सीक्वेंस में होगा और सभी बच्चों में सेम होगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या होता है, छोटे बच्चों का पहले सर संभाला जाता है, क्योंकि अभी उसको वो धीरे धीरे ना अपनी बॉडी पे कंट्रोल बाद में करता है, पहले अपने उसके हेड पे कंट्रोल करना सीखता है। जब उसका सर संभालना वो शुरू करता है, थोड़ा बैलेंस आने लगता है, तब जाके उसका पूरी अपनी ओवरऑल बॉडी पे कंट्रोल आता है धीरे धीरे। फिर वो खड़ा होगा, पहले घुटनियों के बल चलेगा, देन फिर पहले क्रॉलिंग करेगा और फिर जो है पैरों से चलेगा, लेकिन सबसे पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है। सो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड इट गोज टू टो, ठीक है, तो फ्रॉम हेड टू टो होता है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के बच्चों में ही होगा, बाहर के कोई भी कंट्री के बच्चे हो उनका डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट का सीक्वेंस पैटर्न जो है हमेशा सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। उनका पेस अलग हो सकता है, देखो पेस होती है स्पीड, तो पेस ऑफ द चाइल्ड में कैन हैव डिफरेंसेस बट देयर विल बी यूनिफॉर्मिटीज, एक समान होगा सीक्वेंस या पैटर्न बच्चे के डेवलपमेंट का। जैसे कि सबसे पहले मिल्क के टीथ बच्चों के आते हैं और वो ही टूटते हैं, दे फॉल फर्स्ट एंड देन उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो किसी कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके पहले परमानेंट टीथ आ गए फिर वो टूट के दूध के दांत आए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो यही समझाया जा रहा है आपको कि ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है या किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है उसका पैटर्न या उसका सीक्वेंस कि पहले क्या डेवलप होगा बाद में क्या डेवलप होगा, वो चीज़ सेम है कि फ्रॉम हेड टू टो जाएगा डेवलपमेंट, ठीक है। या फिर पहले मिल्क के टीथ आएंगे, आगे के 2 दांत ही आएंगे पहले, उसके बाद जो है परमानेंट टीथ आएंगे। तो ये सीक्वेंस में यूनिफॉर्मिटी है, सीक्वेंस सेम है, बट इसको इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना कि सबकी स्पीड भी सेम होती है, नहीं, किसी की हाइट जल्दी निकलती है किसी की देर से निकलती है। तो वो प्रिंसिपल दूसरा है, वो प्रिंसिपल है तीसरा,
वो प्रिंसिपल है ये कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि सभी बच्चों की स्पीड डेवलपमेंट की अलग अलग होती है ना, वो बात अलग है। लेकिन जो हमने पढ़ा तो ये जो हमने पढ़ा यूनिफॉर्मिटी वाला, वो पैटर्न की बात है, वो सीक्वेंस की बात है। जैसे आप मिल्क टीथ का एग्जांपल दे सकते हो, हेड टू टो का एग्जांपल दे सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये सेकंड वाला प्रिंसिपल भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, विच इज़ ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हाँ जी, तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है, देखो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। मैं आपके जैसी बिल्कुल सेम दिखने में भी नहीं हूँ, ना ही मेरी सोच होगी, हमारे थॉट अलग अलग होंगे, हमारा सोचने का तरीका, हमारा डिसीजन लेने का तरीका अलग अलग होगा। अब वो अलग क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कहते हैं। वो बात की बात है, मैं आपको आगे समझाऊंगी वो। अभी तसल्ली से आप ये पॉइंट समझिए, ये कह रहा है, ये प्रिंसिपल कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस का। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये बोल रहा है कि हर एक चाइल्ड में इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है जैसे जैसे बच्चा डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आता है। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं, इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड। देखो जब बच्चा 0 से 2 साल का है तो वो माना जाता है कि वो इन्फेंसी पीरियड में है। देन उसके बाद वो आता है चाइल्डहुड स्टेज में, फिर वो आता है एडोलेसेंस में, ठीक है, किशोरावस्था जिसे बोलते हैं आप। तो जब भी चाइल्ड अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेजेस में आता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करता है या डेवलप होता है। लेकिन हर एक चाइल्ड का है अपना एक यूनिक पेस। पेस का क्या मतलब होता है जानते हो, पेस का मतलब होता है स्पीड। हर एक चाइल्ड की अलग अलग स्पीड है। मैं ये नहीं कह सकती कि जो सेम एज के बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट सेम ही स्पीड से होगा। आज इसमें इतना दिमाग है या मैच्योर हो गया तो दूसरा बंदा भी हो गया, या उतनी इंटेलिजेंस आ गई है उनमें, ठीक है। तो समझो बात को, यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि हर एक का यूनिक पेस है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो जो सेम एज के बच्चे हैं विल हैव इंडिविजुअल डिफरेंस, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल, देखो फिजिकल लेवल पे भी मेंटल, इमोशनल, सोशल डिफरेंसेस होंगे उनमें। उनके डेवलपमेंट जो है हो सकता है कि किसी का इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा हो और उसकी एज का एक और बच्चा है जिस पे अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो अभी वो इतना उसका इमोशन डेवलपमेंट हुआ नहीं है। एक की फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि एक की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, एक की हाइट सेम एज का बच्चा लेकिन उसकी हाइट छोटी है, तो अभी उसका फिजिकल डेवलपमेंट उस स्पीड से नहीं हुआ जितना उस बच्चे का हो गया जिसकी हाइट लंबी है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी सीन इन द ट्विंस एज वेल। जो ट्विंस होते हैं ना उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि सारे ही बच्चों का, सभी लोगों का, हर एक पर्सन का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, डेफिनेटली होता है, बट उनके अपने एक नेचुरल पेस, अपनी एक स्पीड के साथ होता है। सो हर एक सेम इंसान दूसरे इंसान से अलग इसलिए है क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और डेवलपमेंट की प्रोसेस सभी में होती है बट सभी का एक यूनिक पेस है और सभी का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो उसके अकॉर्डिंगली ही होती है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, व्हाट इज़ मैच्योरेशन मैम ये बता दो, और व्हाट इज़ लर्निंग, है ना। ये दो चीज़ें तो आपके दिमाग में ज़रूर आई होंगी। तो देखो लर्निंग तो पता होगा आपको, कोई भी चीज़ को सीखना, कोई भी आपको टास्क दिया जा रहा है उसको सीखना, उसको करना, वो लर्निंग है, ठीक है जी। मैच्योरेशन क्या होता है, आपने कभी ये लाइन सुनी है, इस तू बड़ी तो हो गई है या तू बड़ा तो हो गया लेकिन तेरे में मैच्योरिटी नहीं आई, तो वो वहाँ से कनेक्ट करो मैच्योरेशन को। देखो मैच्योरेशन क्या होता है मैं आपको एक अलग से स्लाइड पे समझाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ हम आ गए हैं ना, व्हाट इज़ मैच्योरेशन एंड व्हाट इज़ लर्निंग। देखो मैच्योरेशन क्या होता है पहले वो सुना, ये ना मैच्योरेशन कंसिडर टू दोज चेंजेस जो कि टाइम के साथ अनफोल्ड होते हैं। और इसको चेंजेस ना बोल के आप बोलो मेरे कहने से कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि समय के साथ अनफोल्ड होते हैं। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी का ना कहीं एज से भी कनेक्शन है कि जैसे जैसे एक इंसान की एज बढ़ती जाती है तो उसमें धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है। अब ये मैच्योरिटी को आप माइंड से भी कनेक्ट कर सकते हो और फिजिकल लेवल पे भी कर सकते हो। फिजिकल लेवल पे से कैसे, जैसे कि मान लो सुनो, मैच्योरेशन और लर्निंग ना आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। देखो अगर मान लो एक बच्चा है उसको आपने वो 6 साल का है, ठीक है, आप कह रहे हो उसको हम स्कूटी चलाना सिखाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं मैम, ये तो मतलब अतरंगी सी बात होगी, ये तो पॉसिबल ही कैसे है। 6 साल का बच्चा है, अभी उसके हाथ पैर उतने मैच्योर नहीं हुए हैं। तो समझ रहे हो फिजिकल मैच्योरिटी का क्या मतलब है कि हाथों पैरों में उतनी, उसकी बोन्स में उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो स्कूटी चलाना सीख पाए। तो वो एज के साथ आएगी, है ना, एज के साथ ही उसकी बोन्स वगैरह मैच्योर होंगी, मजबूत होंगी, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो मैच्योरेशन जो है अगर बढ़िया है,
अगर आपके हाथ पैरों में उतनी मैच्योरिटी है, आपके माइंड में उतना मैच्योर है, ठीक है, तो आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप कोई भी टास्क लर्न कर रहे हो और अगर आप में वो टास्क करने के लिए मैच्योरिटी नहीं है होती, तो आपकी लर्निंग भी उस टास्क की अच्छी नहीं होगी। सो मैच्योरिटी और लर्निंग एक दूसरे पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। क्लियर हुई बात। और मैच्योरिटी जो होती है हमारी, वो हमारी एज के साथ उसका बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। वो धीरे धीरे एज के साथ आती है, एज बढ़ती जाती है और मैच्योरिटी भी धीरे धीरे आती जाती है। फिर वो बोन्स की मैच्योरिटी हो, यानी कि बोन्स वगैरह में एक एनर्जी हो, ताकत हो, और या फिर माइंड से रिलेटेड मैच्योरिटी हो, ठीक है, तो वो टाइम के साथ साथ एज बढ़ती जाती है, तो उसके साथ साथ आती जाती है। तो मैच्योरेशन क्या है या मैच्योरिटी, आप ये समझ सकते हो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो टाइम के साथ अनफोल्ड होंगे, समय के साथ अनफोल्ड होंगे, जो आपके अंदर है बट वो समय के साथ, एज के साथ जो है आप में आएंगे। ठीक है जी। तो देखो मैंने अपने साइड से आपको ये दोनों टर्म क्लियर करा दी। अब देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस की भी बात करें कि बच्चे का जब ग्रोथ हो रहा है, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल बॉडी उसकी स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, देन डेवलपमेंट भी हो रहा है बच्चे का, माइंड, इमोशनल, सोशल सारे एस्पेक्ट है ना। डेवलपमेंट में तो सब कुछ ही आ जाता है। डेवलपमेंट मतलब ऑल ओवर, यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये चारों एस्पेक्ट आते हैं, PCSE। ठीक है। तो प्रोसेस की बात करें अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो मैच्योरेशन एंड लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चा ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बच्चा डेवलप हो रहा है, तो उसमें उसकी मैच्योरिटी और जो वो सीख रहा है उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैच्योरेशन अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एंड यही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को, है ना। मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया कैसे कि कोई अगर मैच्योर इनफ है एक पर्टिकुलर टास्क को लर्न करने के लिए, तो वो उस टास्क को लर्न कर पाएगा और उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट उसका होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए मोटिवेटेड है, किसी भी टास्क को लर्न करने के लिए, लेकिन अगर उस टास्क को सीखने के लिए उसका उतना फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना मैच्योरिटी नहीं है उसके हाथों पैरों में, तो वो उस पर्टिकुलर टास्क को सीखने के लिए कितना भी ज़्यादा अंदर से मोटिवेटेड हो, लेकिन वो नहीं सीख पाएगा। ही विल बी अनेबल टू लर्न दैट पर्टिकुलर टास्क अनटिल और अनलेस ही गेट मैच्योर इनफ टू डू और टू लर्न दैट पर्टिकुलर टास्क। तो कोई भी चीज़ का बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब उसमें मैच्योरेशन भी उस पर्टिकुलर टास्क को लर्न करने के लिए हो। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो टास्क क्या है। ठीक है। तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं वो कितना मैच्योर है या कितनी उसकी लर्निंग है उस पर भी डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैच्योरेशन एंड लर्निंग बोथ अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा हो। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगी। ठीक है जी। अब आगे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मैंने बोला था ये दो टर्म्स हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरी बात सुनो, हेरिडिटी आप जब भी बोलते हो ना, हेरिडिटी इज़ हाईली रिलेटेड टू जीन्स जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे मान लो आप बॉर्न हुए हो, आपके आसपास का एरिया, आपके आसपास की सराउंडिंग। तो कोई भी इंसान जो है उसका ग्रोथ या उसका डेवलपमेंट दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट कितना अच्छा हुआ है। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे से, उनका मेंटल हो चाहे सोशल हो चाहे फिजिकल हो, वो डेवलपमेंट अच्छे से होता है क्योंकि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला होता है ना। और अगर कोई किसी को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रुक जाता है या उतने अच्छे से नहीं हो पाता एज़ कम्पेयर टू द चाइल्ड जिसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। अब आप इसको थोड़ा सा रिलेट करना, मान लो मैं कहूँ कि एक तो बच्चा है जिसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि खाना मिल रहा है, क्योंकि खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जो है न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी का एनवायरनमेंट उतना अच्छा है कि उसको बढ़िया न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो फिजिकल इज वन इज ऑल्सो द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट। लेकिन अगर किसी का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, उसको उसके मम्मी पापा उतने रिच नहीं है, या रिच छोड़ो चलो उतने मतलब वो नहीं अरेंज कर पा रही फूड को, तो उस बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट या उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, तो वो उतना अच्छी नहीं होगी। तो वही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का, यानी कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है ना उस पर आपके जीन्स का इफेक्ट और एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये जो दो फैक्टर हैं यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये क्या है, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं। चाइल्ड के सोशल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल लाइफ उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। जैसे कि डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल तभी हो पाता है जब बच्चे का हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कंबाइन हो, यानी कि अकेले कुछ भी नहीं हो सकता है, अकेले दोनों में से कोई भी चीज़ें इंश्योर नहीं कर सकती डेवलपमेंट। यानी कि बच्चे के में वैसे जीन्स भी हो, ठीक है, और प्लस उसको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिला हो, तो ही जो है बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा।
ऑल्सो हेरिडिटी कंसिडर करती है फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, बच्चे का पर्सनैलिटी कैसा होगा वो कहाँ पे डिपेंड करता है, जीन्स पे। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चों की जो आइज़ का कलर होता है वो ब्लूइश होता है, क्यों? क्योंकि उसमें उसके मम्मी या पापा किसी एक का या दोनों का ही आइज़ का कलर ब्लू था, ठीक है, तो इसलिए बच्चे का भी ब्लू आइज़ का कलर है। तो इसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है, ये तो जीन्स का या हेरिडिटी का रोल है कि उसके जो जीन्स उसको मिले अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उनकी आंखों का कलर भी वैसा है तो इसका भी वैसी आंखों का कलर हो गया। या किसी बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी निकलती है, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स भी लंबे लंबे से होते हैं, उनकी हाइट भी बड़ी होती है, तो वो जीन्स से रिलेटेड है। एंड ग्रोथ क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो बच्चे की हाइट या उसकी जो ग्रोथ थी या जो ठीक है वो डिपेंड करी उसको जीन्स से जो मिला उसके बेसिस पे कि भाई उसकी हाइट लंबी हुई। लेकिन एनवायरनमेंट क्या है कि हम आप बच्चे को एनवायरनमेंट सराउंडिंग कैसी मिल रही है, क्या वो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी? एनवायरनमेंट में आपकी एजुकेशन भी आ जाती है, तो एजुकेशन अच्छी होगी तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। एजुकेशन नहीं मिलेगी बच्चे को, ऐसे एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट वैसा नहीं हो पाएगा जैसा एक एजुकेटेड चाइल्ड का होगा। समझ रहे हो आप? मतलब अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मेरी चीज़ बातों को? आप थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस भी जाके थोड़ा सा समझ सकते हो, स्पीड कम कर सकते हो, अगर ज़्यादा लग रही है तो स्पीड ज़्यादा लग, ठीक है, और अगर कम लग रही है तो स्पीड बढ़ा सकते हो। इन शॉर्ट मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ आई होप आपको वो चीज़ क्लियर हो रही हो, ठीक है। अपने पेस पे आप पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से स्पीड जो है बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट है कि आप इसको समझना है, क्योंकि ये पैराग्राफ पूरा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऑब्वियसली बुक से रेफरेंस ले लिया, लेकिन आप बिल्कुल लाइन टू लाइन थोड़ी लिख के आओगे एग्जाम में, वो तो इतना तो याद भी नहीं रहेगा, मतलब मुझे ही नहीं रहता था तो आपको कैसे रहेगा? मतलब ऑब्वियसली ये मुश्किल है किसी के लिए भी इतना लाइन टू लाइन रट्टे लगाना, और बहुत टॉपिक्स होते हैं। तो ओन वर्ड्स आपको इसको खाली समझना है कि भाई जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, इसको अगर आ जाए इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना तो मैं कैसे करूँ, और वो आपको कैसे समझ में आएगा अपने ओन वर्ड्स में करना, जब आप मेरी कही हुई बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है जी। तो अब आपको समझ आया होगा कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो जॉइंट प्रोडक्ट है, यानी कि वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे और एनवायरनमेंट पे। बच्चे के जीन्स उसको जो मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, चाहे वो हाइट के बारे में हो, चाहे वो आइज़ के कलर के बारे में हो या बालों के कलर के बारे में हो। और तो चाइल्ड की पर्सनैलिटी जो है उसका फाउंडेशन क्या है, उसको हेरिडिटी यानी कि उसको जीन्स कैसे जीन्स जो मिले हैं उसके बेसिस पे, और जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट यानी कि बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट मिला है जिसमें एजुकेशन, खाना पीना, न्यूट्रिशन सब आता है। तो अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो उसका बच्चे का डेवलपमेंट भी पॉजिटिव या बढ़िया ही होगा, ठीक है जी। तो किसी भी चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट दो उसके डिटरमाइनिंग फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ये दोनों ही बढ़िया होंगे तो बढ़िया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा बच्चे का, और अगर एनवायरनमेंट बढ़िया नहीं मिला तो जो है डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है जी। सो ये जो इफेक्ट है इनका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, दोनों का अपना अपना एक रोल होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। अच्छा एक चीज़ और बोलूँ, जो आपको क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। इनफैक्ट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड करूंगी, डू नॉट वरी। अभी तो आपका सेशन बीएड फर्स्ट ईयर का स्टार्ट ही हुआ होगा, है ना, जब मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, बेसिकली उस समय की बात करी हूँ। तो मैं आपको क्वेश्चन का तरीका भी बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी आपका सेशन शुरू हुआ है तो आप अगर अभी से इन टॉपिक्स को समझ लेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी कि सेपरेटली ग्रोथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या डेवलपमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैंने एक 2 वीडियो सेपरेट इन दोनों शब्दों पे बनाई हुई हैं, क्योंकि ये दोनों ही टर्म अगर समझ में आ गए, एक बार क्लियर हो गई कि भाई ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, तो आपको इजीली आगे के टॉपिक, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आप मेरे साथ समझ रहे हो, तो जिन बच्चों को अभी पता है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होंगी, उनको तो बहुत अच्छे समझ आएगा, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ भी समझा और डेवलपमेंट भी समझा है, और ये इसी के प्रिंसिपल है, समझ रहे हो, तो बच्चे अच्छे रिलेट कर पाएंगे। तो आप जो टॉपिक है ना उसको मैं लाइन टू लाइन ही डाल रही हूँ, और मैं कोशिश यही है मेरी कि मैं लाइन टू लाइन ही सीरियल वाइज ही चलूँ। और कोई और बुक अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर की ये जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का बुक है, पेपर 1 है, अभी उसी की वीडियो डाली है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। तो जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स रहेगा मेरे पास, अगर मतलब अच्छा आप रिस्पॉन्स रहता है आप लोगों का, आप लाइक कर देते हो, कॉमेंट कर देते हो, आप मुझे बताते हो कैसा लग रहा है, तो मैं और चैप्टर के मतलब और चैप्टर कह रही हूँ और बुक्स के भी टॉपिक डालूंगी। सो डू नॉट वरी, आप जस्ट मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और आराम से आप मेरे साथ पढ़ते जाओ। अच्छा जितना मुझे लग रहा है अभी तक इस वीडियो की ना 24 मिनट की ड्यूरेशन हो चुकी है, और हम 6th वाला अभी डिस्कस करें, तो मुझे लग नहीं रहा
कि ये वीडियो में 15 के 15 पॉइंट डिस्कस हो पाएंगे, क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं है कि लेंथ कितनी है, मेरा फोकस ये है कि आपको समझ जाए। एक बार आपको पॉइंट समझ में आ गया ना, आप अच्छे से अपने आप ही पेपर में लिखाओगे। देखो एक बार मेरी वीडियो से टॉपिक समझ लो, एक बार जो आपको बुक मिली होगी अपने इंस्टीट्यूट से, जहाँ से भी आप करो, उस बुक को, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार रीड कर लो बुक से, और मस्त आप खुद लिखाओगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो। ठीक है, तो मैं आपको वही समझाना चाहती हूँ कि रट्टे ना लगाने, हमें खाली अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, तो हमें अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो अभी हमें छठा पॉइंट ये वाला प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, एंड जो सातवां पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ये दो हम और इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट 1, और जो इससे आगे का है यानी कि और जो बचे हुए प्रिंसिपल है पॉइंट नंबर 8 से, वो जो है मैं शुरू करूँगी नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में। अब आपको सेकेंड पार्ट कैसे मिलेगा, आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लो मेरे चैनल की, और उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि जैसे ही मैं सेकंड पार्ट डालूँ, अभी एक आध दिन में मैं अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी, तो वो आपको जो है मिल जाए। ठीक है ना, आप उसको देख सको, तो इसलिए आप जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वरना वीडियो फिर खो जाती है तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो या अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। तो टोटल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, देखो ऑल ओवर एज अ होल डेवलपमेंट। ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ पिछली वीडियोस देखी थी, मैंने उन्हें बताई थी एक बात कि डेवलपमेंट अगर एक बड़ा सर्कल है तो ग्रोथ उसका एक पार्ट है, यानी कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, हाथ पैर का साइज, बोन्स का साइज ये बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, ये है ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है जिसमें बच्चे का फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, चारों टाइप के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं डेवलपमेंट की प्रोसेस में, डेवलपमेंट वर्ड में। जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बॉडी का, वो अकर होता है एज अ होल होता है, यानी कि जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी के, वो साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल है हो रहा है तो फिजिकल ही होगा, फिर पहले लाइन से मेंटल ही होगा डेवलपमेंट, उस समय इमोशनल डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा, नहीं। ये सारे जो एस्पेक्ट है PCSE, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी कि माइंड का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे ना साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं। यानी कि जो सोशल है, मेंटल है, फिजिकल है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये साथ साथ चलते हैं। बट ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे एज उसकी बढ़ती जा रही है, तो उसमें डेवलपमेंट टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी उसको मिलता जा रहा है, जो भी वो लर्न करना है उसके बेस पे होते जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जो सारे एस्पेक्ट हैं उनका डेवलपमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। आप कहोगे मैम कैसे, 4 एस्पेक्ट आपने बोल दिया, ठीक है जी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, एक एक करके नहीं होता ये लाइन साथ साथ होता रहता है। बच्चा फिजिकली जैसे जैसे जितना मैच्योर होता जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा एज के साथ साथ, और वो चीज़ें नई नई सीखेगा, नई नई जगह पे जाएगा, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अब मान लो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, वो किसी स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे उसने फ्रेंड्स बनाए, तो वो सोशल डेवलपमेंट हुआ, उसका कॉपरेशन, सिंपैथी, ये सारी एटीट्यूड उसमें आए, और इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ साथ होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं, यानी कि डेवलपमेंट की प्रोसेस मतलब टोटल डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल एज अ होल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि मान लो, और ये सारे एस्पेक्ट ना एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। जैसे कि अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं, चलो इसको बताती हूँ आपको, जो आपका कॉग्निटिव यानी कि माइंड का डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैम रिलेटेड नहीं है। किसी दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपका मान लो मन उदास है, आपका मन उदास यानी कि इमोशनली आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे हो, तो उस समय आपका जो माइंड वर्क करेगा ना, वो भी थोड़ा सा स्लो ही करेगा एज कम्पेयर टू जब आप नॉर्मल या अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है ना, तो कहते हैं ना कि स्वस्थ, और एक और फिजिकल डेवलपमेंट भी माइंड के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो सुना है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो बेसिकली बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, वो ये डिपेंड करेगा कि उसका माइंड का डेवलपमेंट भी कैसा होगा। तो ये सारे जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक का डेवलपमेंट अच्छा है या नहीं है, वो चीज़ दूसरे पे अफेक्ट समहाउ डालेगी ही डालेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीचर को इसलिए क्या करना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट का बच्चे का डेवलपमेंट हो, ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए। अब आप बीएड कर रहे हो, दैट मीन्स आप लोग टीचर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है ना। सो टीचर बनने के लिए आपको बहुत सारे बच्चों को संभालना है एक टाइम पे, ठीक है ना। तो एज अ टीचर आपको ये मेक श्योर करना होता है कि बच्चे का सारा डेवलपमेंट हो, यानी कि आपको बच्चों को सिर्फ 24 घंटे किताबों से ही नहीं पढ़ाना है। क्यों, स्कूल में स्पोर्ट्स के पीरियड भी होते हैं, गेम्स के पीरियड होते हैं, इसलिए ताकि बच्चे गेम्स खेलेंगे तो उनका क्या डेवलपमेंट होगा, उनकी बॉडी का भी और मस्त डेवलपमेंट होगा, उनमें सोशल डेवलपमेंट भी होगा कि वो और
बच्चों के साथ मिलजुल के ग्रुप में खेलेंगे तो उनमें कॉपरेशन, सिंपैथी, ये सारे इमोशंस भी आएंगे। तो ये चीज़ें समझ रहे हो। तो इसलिए तो टीचर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चे के हर एस्पेक्ट का डेवलपमेंट हो, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट, हमारा माइंड, हमारे मन, हमारे इमोशन, हमारी बॉडी, एवरीथिंग इज रिलेटेड। और एक ये सभी एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट अच्छा होगा तो ही एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी, एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी बन के आएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, और ये कहता है कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो टोटल एज अ होल बच्चे का डेवलपमेंट होता है, हर एक एस्पेक्ट्स का होता है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट का नहीं, टोटल डेवलपमेंट होता है। यानी कि हर एस्पेक्ट का साइमल्टेनियसली होता रहता है। हर एस्पेक्ट मतलब फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निशन, ठीक है, सारे एस्पेक्ट जो है एक साथ चलते हैं। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया हो। अब हम लास्ट पॉइंट, मतलब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट ये है 7th पॉइंट, विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो चलती है, हमें पता है डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे 2 बोली गई हैं, सिफालोकॉर्डल सीक्वेंस एंड नेक्स्ट होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो ये दोनों सीक्वेंस समझो होते क्या है। तो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, बिल्कुल होती है, उसका कुछ डायरेक्शन होता है कि बच्चे की बॉडी ये है तो उसका डेवलपमेंट किस दिशा में हो रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, राइट से लेफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ रहे हो, कैसे कैसे बच्चे का बॉडी डेवलप होता है, कैसे कैसे ग्रोथ होती है, ठीक है ना। अब एकदम से तो जैसे बच्चा अपनी मदर के पेट से बाहर आया है, एकदम से तो बड़ा उसका हाइट, वेट सब नहीं है ना, धीरे धीरे वो डेवलप होगा। तो डेवलपमेंट की डायरेक्शंस की ही हम बात करेंगे कि कैसे बच्चे का डेवलपमेंट का सीक्वेंस रहता है, ठीक है। तो पहला सीक्वेंस है सिफालोकॉर्डल सीक्वेंस, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। ये बहुत अच्छा तरीका है इसको लर्न करने का, फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है। देखो तो इसमें क्या है, दिस प्रिंसिपल पॉइंट टूवर्ड्स डेवलपमेंट, ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू सिफालोकॉर्डल सीक्वेंस की जो हेड होता है ना चाइल्ड का, वो सबसे पहले डेवलप होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एट इन द वूम्ब। तो जब वो बच्चा मदर के गर्भ में है तो उस समय माँ के गर्भ में जब बच्चा है तो उसका सबसे पहले हेड डेवलप होता है, उसके बाद फॉलोड बाय द ट्रंक, यानी कि लास्ट ऑफ ऑल डेवलप द चाइल्ड लेग्स, और चाइल्ड के लेग्स सबसे लास्ट में डेवलप होते हैं। तो जब जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन है, जो सीक्वेंस है, उसकी बॉडी की ग्रोथ, मैंने कहा था ग्रोथ जो है बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो पेट में ही बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही बच्चे का जब वो कंसेप्शन पीरियड में है, यानी कि माँ के पेट में है या प्रीनेटल स्टेज में, तभी बच्चे का जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो उसका डायरेक्शन क्या रहता है, पहला डायरेक्शन आपको बता दिया, फ्रॉम हेड टू टू होता है उसका, यानी कि पहले हेड का डेवलपमेंट होता है उसका, और उसके बाद फॉलोड बाय द ट्रंक, एंड लास्ट में बच्चे के पैर डेवलप होते हैं। तो ऐसे तो उसकी बॉडी बनती है, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो सीक्वेंस में। और आगे जो उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उनका कैसे होता है, देखो, हाँ ये देखो, प्रॉक्सिमोडिस्टल नेक सीक्वेंस है, जिसका मतलब है सेंटर से आउटर, सेंटर टू पेरिफेरी एरियाज। यानी कि देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो चाइल्ड का डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस को भी फॉलो करता है, यानी कि इट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल एरियाज ऑफ द बॉडी, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ। जैसे कि ये चाइल्ड की बॉडी है, मान लो, देखो ये उसका हेड का डेवलपमेंट हुआ, फिर नीचे की बॉडी होगी, मैंने ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल बनाया, ठीक है। अब देखो जैसे कि सेंटर है तो उसका इंटरनल बॉडी ऑर्गन सेंटर से बाहर की तरफ उसका डेवलपमेंट होगा, यानी कि क्या, सबसे पहले जो है बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, जो सबसे सेंटर में होती है हमारी, है ना, रीढ़ की हड्डी, पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, उसके बाद धीरे धीरे साइड में बच्चे का हार्ट, बच्चे का चेस्ट, ये सब एटसेट्रा डेवलप होता है। यानी कि सेंटर से आउटर एरियाज में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, फिर हार्ट, फिर चेस्ट, इस तरीके से। और रही बात बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर की, तो पहले हेड डेवलप होता है बच्चे का, फिर धीरे धीरे बॉडी डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे लेग तक वो डेवलपमेंट जाता है, ठीक है। आप मेरी ड्राइंग पे प्लीज़ मत जाना, ये मैं जस्ट आपको फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे पहले हेड का डेवलपमेंट हुआ है, फिर नीचे की बॉडी बनेगी। तो ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है, मेन आपको ये जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करी और समझा रही हूँ, वो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमने 7 पॉइंट डिस्कस कर लिए प्रिंसिपल के। अब जो ये यहाँ से है प्रिंसिपल वेरिएशन, ये जो 8th पॉइंट है, ये वाला प्रिंसिपल मैं आपको कराऊंगी सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। अभी तक हमने यहाँ तक करा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ठीक है जी। अब देखो तो जितना मैंने आपको कराया है आपको आई होप वो समझ में आ गया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर अच्छी हो गई होगी। अगर हो गई है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर वीडियो की क्वालिटी में या कुछ किसी चीज़ में मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, आपको किसी भी चीज़ से थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है या क्या है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। और अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ अपना पॉजिटिव फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, दैट इज़ अप टू यू कि आपको क्या फीडबैक देना है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि जो ये है टोटल सेकेंड पार्ट में जल्दी से अपलोड करूँगी, विल अपलोड सून, ठीक है। क्योंकि ये जो है फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ
साथ ही पॉइंट डिस्कस कर पाए हैं। तो इसके जो आगे के प्रिंसिपल है वो भी यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, एंड तभी आपको आगे की वीडियोस मिल पाएंगी। और ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम पॉइंट नंबर 8 से शुरू करेंगे, आगे के प्रिंसिपल्स करेंगे, ठीक है, वो मैं जल्दी से अपलोड करूँगी एक आध दिन में ही। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी। एंड या गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी बीएड का सेशन आपका शुरू ही हुआ है फर्स्ट ईयर का, तो आप अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में ये ना हो कि टॉपिक इकट्ठे हो गए हैं और फिर बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है। और क्योंकि फिर हमें आंसर लिखने का तरीका भी समझना होता है ना, बहुत चीज़ें होती हैं क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम है। तो या अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, तो आप एंड तक फाइनल तक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब 75% से अबव तो आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।